हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजू हब में। तो दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स को गवर्नर जनरल, वाइसराय आदि के बारे में जो है काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, हम यहाँ से इनके बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्य को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इन वीडियोज़ को हम दो पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में हम सिर्फ इनके सभी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, 1757 से 1772 ईस्वी तक जो भी ब्रिटिश अधिकारी बंगाल पर शासन करता था उसे बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम आया, और इसके बाद जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अर्थात पहले जो गवर्नर जनरल होता था वह सिर्फ बंगाल पर शासन करता था, लेकिन अब उसका शासन जो है पूरे भारत पर होने लगा। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई, और उसके बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो वायसराय का नाम बदलकर फिर से गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो उम्मीद है दोस्तों अब आप इनमें आगे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो सबसे पहले दोस्तों लॉर्ड क्लाइव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉर्ड क्लाइव का जो शासनकाल है वह 1757 से 1760 और 1765 से 1767 तक रहा, और लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर कहा जाता है। दोस्तों, साथ ही क्लाइव के नेतृत्व में 23 जून 1757 में ब्रिटिश सेना ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित किया। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट तो आपने ये याद रखना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 में, और ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, क्लाइव ने। और दोस्तों, इसी वजह से क्लाइव को ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। दोस्तों, हम यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, क्लाइव को स्वर्ग से उतरा सेना नायक भी कहा गया है। और दोस्तों, बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में, और बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ने द्वैध शासन की स्थापना भी की थी। और अंत में दोस्तों, भ्रष्टाचार के आरोप लगने के कारण क्लाइव ने 1774 में आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, यहाँ से ये पॉइंट पूछ लिया जाता है कि किस बंगाल के गवर्नर ने आत्महत्या की थी। तो दोस्तों, आपका आंसर होना चाहिए लॉर्ड क्लाइव ने 1774 में आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आया, द्वैध शासन। तो दोस्तों, द्वैध शासन क्या है? तो जो अंग्रेज होते थे वह किसी व्यक्ति को किसी भी रियासत का राजा बना देते थे, लेकिन उसकी जो सत्ता होती थी वह अंग्रेजों के हाथ में ही रहती थी, जैसे अपने इंडिया। नेक्स्ट है दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल 1772 से 1785 ईस्वी तक रहा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और इसी के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी बनाया गया। दोस्तों, इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और जिसकी पहली न्यायाधीश कौन बनी थी, एलिजा इम्पे। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपने यहाँ से यही याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, 1774 में, कहाँ पर, कलकत्ता में, और उसकी पहली न्यायाधीश कौन बनी थी, एलिजा इम्पे। इसके बाद वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन खत्म करके बंगाल पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया, और इसके शासनकाल में जिलाधिकारी पद का भी गठन हुआ। और दोस्तों, हेस्टिंग ने सुरक्षा प्रकोष्ठ तथा रिंग फेंस की नीति अपनाई थी। और दोस्तों, रिंग फेंस की नीति क्या थी? इस नीति के तहत कंपनी ने अपने चारों तरफ छोटे अथवा बफर राज्य बनाने का प्रयत्न किया, ताकि कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सके। और लास्ट में दोस्तों, लंदन वापस लौटने पर हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा भी चलाया गया था, जो कि 7 साल चला था। तो आपने ये याद रखना है, आपसे पूछ लिया जाए कि किस बंगाल के गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चला था, तो आपने आंसर देना है वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है दोस्तों चार्ल्स कॉर्नवालिस। दोस्तों, चार्ल्स कॉर्नवालिस का जो शासनकाल है वह 1786 से 1793 तक रहा। दोस्तों, भारत में प्रशासनिक सेवाओं का सूत्रपात चार्ल्स कॉर्नवालिस ने ही किया था। लेकिन दोस्तों, ये ध्यान रखना है, प्रशासनिक सेवाओं का जो प्रारंभ है वो सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, चीन में। इसके बाद दोस्तों, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने 1790 में 10 वर्षीय दहशाला व्यवस्था, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत की।
दहसाला व्यवस्था क्या थी दोस्तों? इसके अंतर्गत जमींदारों को लगान का 10/11 हिस्सा अर्थात लगभग 90% हिस्सा जो है वह अंग्रेजों को देना होता था। और दोस्तों ये आपने ध्यान रखना है, जो कॉर्नवालिस थे इनकी मृत्यु हो गई थी यूपी में गाजीपुर में, इसलिए कॉर्नवालिस की जो कब्र है वह भी गाजीपुर उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। नेक्स्ट दोस्तों रिचर्ड वेलीजले, जिनका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा। दोस्तों 1798 में वेलीजले ने सहायक संधि नीति को बड़े पैमाने पर लागू करके लोकप्रिय बना दिया। लेकिन दोस्तों जो सहायक संधि थी उसका संस्थापक फ्रेंच गवर्नर डुप्ले था। अब ये सहायक संधि थी क्या? तो दोस्तों इस संधि के अनुसार बाहरी खतरे से संधिबद्ध राज्य की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश ही जिम्मेदार होते थे, अर्थात जो इस संधि पर हस्ताक्षर करता था उसकी सुरक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार अपने जिम्मे उठा लेती थी। लेकिन इसके बदले जो है ब्रिटिश सरकार उस राज्य पर पूर्णतः अपना अधिकार जमा लेती थी। और दोस्तों ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, 1798 में सहायक संधि पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर जो है वह हैदराबाद के निजाम ने किए थे। और दोस्तों वेलीजले ने 1800 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की थी। तो दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? रिचर्ड वेलीजले ने। और कब की थी? सन 1800 में। नेक्स्ट दोस्तों विलियम बेंटिंग, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों विलियम बेंटिंग जो है अपने अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते हैं। जैसे इन्होंने 1829 में सबसे पहले राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया, या सती प्रथा पर इन्होंने बैन लगा दिया। और इन्होंने दोस्तों जो है 1829 में ही बाल हत्या पर भी बैन लगाया था। इसके बाद 1833 में चार्टर अधिनियम पारित हुआ था, जिसके अनुसार बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, अर्थात अब पूरे भारत पर एक ही गवर्नर जनरल का राज होने लगा। इसके बाद प्रशासनिक सेवाओं में वर्ण भेद को समाप्त किसने किया था? विलियम बेंटिंग ने। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ध्यान रखना है, प्रशासनिक सेवाओं में वर्ण भेद को समाप्त किसने किया था? विलियम बेंटिंग ने। और एक और इन्होंने अच्छा काम किया था, इन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, जिनका कार्यकाल 1848 से 1856 तक रहा और इनका कार्यकाल जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले हड़प नीति या राज्य अपहरण नीति प्रारंभ की थी। तो देख लेते हैं एक बार हड़प नीति क्या थी। तो इस नीति ने भारतीय राज्य का अधिग्रहण अनिवार्य बना दिया। और दोस्तों अगर राजा द्वारा उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश अधिकारी द्वारा अनुमोदित न हो तो अंग्रेज उस राज्य का अधिग्रहण कर लेते थे। अर्थात मान लो किसी राजा की संतान नहीं है और वह किसी बच्चे को उत्तराधिकारी के रूप में गोद ले लेता है, लेकिन वह ब्रिटिश सरकार की परमिशन नहीं लेता, तो ब्रिटिश सरकार जो है उस राजा के राज्य को हड़प लेती थी। और दोस्तों ये ध्यान रखना है, हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य कौन था? सतारा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। उसने सबसे पहले इस पर हस्ताक्षर किए थे, या अंग्रेजों ने उस राज्य को हड़प लिया था। इसके बाद 1854 में वुड्स डिस्पैच अर्थात शिक्षा का मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच को, जो कब आया था? 1854 में। इसके तहत जो है महिला शिक्षा पर जोर दिया गया था। इसके बाद दोस्तों 1850 में टेलीग्राम सेवाएं प्रारंभ की गई, जो कि बाद में 2013 में बंद कर दी गई थी। नेक्स्ट है 1853 में बम्बई से ठाणे प्रथम रेल सेवा आरंभ हुई। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, किसके कार्यकाल में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। कब? 1853 में, बम्बई से ठाणे के बीच में। और दोस्तों यह है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा संचालित की गई थी। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जो प्रथम रेल सेवा है वह किसके द्वारा संचालित हुई थी? तो वह हुई थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा। और लास्ट में दोस्तों 1854 में डाक टिकट की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुई थी। तो दोस्तों ये आप कैसे याद रखोगे? दोस्तों 1853 में प्रथम रेल चली थी, सभी को पता है। तो 53 के बाद आता है 54, और रेल जो चली थी तो उसके लिए टिकट भी लेनी पड़ती है हमें रेल के लिए। तो टिकट कब जारी हुई थी? 1854 में। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो।
नेक्स्ट है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, जिनका कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता का हस्तांतरण कर लिया और दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग जो है अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम भारत के वायसराय बने और ये कब बने थे? 1858 में। इसके बाद 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखनी है आपने। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 में। और किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। इसके बाद है दोस्तों 1861 में प्रथम बार भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? 1861 में। इसके बाद है 1860 में आईपीसी अर्थात इंडियन पिनल कोड, जिसको भारतीय दंड संहिता कहा जाता है, वह अधिनियम पारित हुआ। अर्थात भारतीय दंड संहिता अधिनियम कब पारित हुआ? 1860 में। लेकिन जो आईपीसी की जो अधिनियम है वह कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 1862 में। पारित हुआ था 1860 में, लेकिन लागू हुआ था 1862 में, ये आपने ध्यान रखना है। साथ ही 1860 में प्रथम बजट भी प्रस्तुत किया गया था और इसी बजट में सबसे पहले या सबसे प्रथम बार आयकर जो कि इनकम टैक्स होता है वह भी लगाया गया। नेक्स्ट दोस्तों लॉर्ड मेयो, जिनका कार्यकाल 1869 से 1872 तक का रहा। तो दोस्तों 1872 में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी, जो कि किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के। आपने ये ध्यान रखना है सबसे इम्पोर्टेंट। और एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, अंडमान निकोबार जेल का निरीक्षण करते हुए एक कैदी ने मेयो की हत्या कर दी थी। दोस्तों जो अंडमान निकोबार जेल है, जो कोई कैदी इस जेल में जाता है उसी को काला पानी की सज़ा कहा जाता है। तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है हमारा लिट्टन, जिसका कार्यकाल 1876 से 1880 तक का था। और दोस्तों इसके शासनकाल में 1877 में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। दोस्तों ये भी ध्यान रखना है आपने, 1903 और 1911 में भी दिल्ली दरबार लगाया गया था, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, जिसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, वह पारित हुआ। तो ये ध्यान रखना है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ? 1878 में। किसके का शासनकाल में? लिट्टन के। दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम क्या था? तो इसके तहत क्षेत्रीय भाषा के जो समाचार पत्र थे उनको प्रकाशित करने से पहले जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी। मतलब जो क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र थे उनको प्रकाशित करने से पहले हमें ब्रिटिश अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ती थी। नेक्स्ट दोस्तों रिपन, जिसका कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा। दोस्तों रिपन के कार्यकाल में ही 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया। तो ये ध्यान रखना है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ? 1881 में। किसके कार्यकाल में? रिपन के। इसके बाद 1881 में ही 10 वर्ष में जनगणना कराने का निर्णय लिया गया और सुव्यवस्थित ढंग से प्रथम जनगणना की गई। तो आपसे यदि ये पूछे कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई, तो आपने आंसर देना है 1872 में और किसके कार्यकाल में? मेयो के। लेकिन यदि पूछा जाए सुव्यवस्थित ढंग से प्रथम जनगणना कब हुई, तो आपने आंसर देना है 1881 में और किसके कार्यकाल में? रिपन के। इसके बाद दोस्तों ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों शिक्षा में सुधार के लिए 1882 में हंटर कमीशन का भी गठन किया गया था। तो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डफरिन, जिनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा। दोस्तों इन्हीं के कार्यकाल में 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। दोस्तों शुरुआत में अंग्रेजों का दृष्टिकोण जो है कांग्रेस के प्रति बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण रहा था, क्योंकि अंग्रेज मानते थे कि कांग्रेस द्वारा आंदोलनों व गदर की पुनरावृत्ति को रोका जा सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए 1888 में अंग्रेजों ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया। और दोस्तों डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को सूक्ष्मतम अल्पसंख्यक की संज्ञा दी थी। तो ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कांग्रेस के सदस्यों को सूक्ष्मतम अल्पसंख्यक किसने कहा है? तो डफरिन ने कहा है। तो ये आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट दोस्तों, लॉर्ड कर्जन, जिनका कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा। दोस्तों लॉर्ड कर्जन जो है अपनी दमनकारी नीतियों के कारण जनता में अत्यधिक अलोकप्रिय थे। यहाँ तक कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के शासन की तुलना जो है औरंगजेब से की है। तो यह हमें ध्यान रखना है, कर्जन के शासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसके बाद कर्जन के काल को कमीशन और ओमिशन कहा गया है, क्योंकि इसके कार्यकाल में काफ़ी सारे कमीशन आए और गए। नेक्स्ट देखते हैं, 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कर्जन के कार्यकाल की घटना, 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? 7 अगस्त 1905 को। लेकिन जो बंगाल का विभाजन है वह 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। इसके बाद ये और ध्यान रखना है, लॉर्ड कर्जन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट। तो ये जो है लॉर्ड कर्जन की पुस्तक है, आपने याद रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों, मिंटो द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1905 से 1910 तक रहा। दोस्तों मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ढाका, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है, हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कहाँ पर? ढाका, बांग्लादेश में। 1907 में कांग्रेस विभाजन हुआ था, जिसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में, और इसको क्या कहा जाता है? सूरत विभाजन। इसके बाद 1909 में मिंटो मार्ले सुधार, जिसको भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं, पारित हुआ, जिसके तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। तो ये पूछ लिया जाता है कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किसके कार्यकाल में किया गया? तो मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में। नेक्स्ट दोस्तों, हार्डिंग, जिसका कार्यकाल 1910 से 1916 तक रहा। दोस्तों हार्डिंग के कार्यकाल में ही 11 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। तो चलिए देख लेते हैं दिल्ली दरबार क्या था। तो दोस्तों दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ था 1911 में, इसकी अध्यक्षता हार्डिंग ने ही की थी। और इसमें क्या कहा गया? तो दोस्तों इसमें राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। तो दोस्तों ये पूछ लिया जाता है, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई थी? 1911 में। और दोस्तों इसी के साथ ही बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया गया। तो ये भी कई बार पूछा गया है, बंगाल का विभाजन किसके कार्यकाल में रद्द हुआ? तो हार्डिंग के कार्यकाल में, 1911 में। और दोस्तों इसमें जो अतिथि बुलाए गए थे वो थे जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी इसके अतिथि थे। इसके बाद दोस्तों 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन हुआ, और इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस बनाया जाता है। इसके बाद 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव कब रखी गई? 1916 में। किसके कार्यकाल में? हार्डिंग के कार्यकाल में। नेक्स्ट है दोस्तों चेम्सफोर्ड, जिसका कार्यकाल 1916 से 1921 तक रहा। दोस्तों चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही 1916 में मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसके बाद 1916 में ही डी कार्वे द्वारा पूना में देश के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये ध्यान रखना है, देश का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? पूना में। किसके द्वारा? डी कार्वे द्वारा। कब? 1916 में। इसके बाद 1917 में अगस्त घोषणा या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड घोषणा हुई थी, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। साथ ही आपने ये भी ध्यान रखना है, 1919 में ही रोलेट एक्ट भी पारित हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों इरविन, जिसका कार्यकाल 1926 से 1931 तक रहा। दोस्तों इरविन के कार्यकाल में ही 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो चलिए देख लेते हैं साइमन कमीशन क्या था। तो साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था, जो कि लाहौर स्टेशन पर उतरा था, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। और इस कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे। दोस्तों इस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया है, क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज ही थे, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। इसके बाद 1927 में बटलर आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य अंग्रेजों व भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की विवेचना करना था। और इसका लास्ट पॉइंट है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में।
नेक्स्ट है दोस्तों वेलिंगटन, जिनका कार्यकाल 1931 से 1936 तक रहा। तो दोस्तों इनके कार्यकाल में 1932 में गांधी जी व भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था, जिसके तहत दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू हुआ। तो ये पूछ लिया जाता है, दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान कब लागू हुआ था? 1932 में। किस समझौते के तहत? पूना समझौते के तहत। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है वेलिंगटन के बारे में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा लिन लिथगो, जिनका कार्यकाल है 1936 से 1943 के बीच में। दोस्तों लिन लिथगो के बारे में आपने दो ही पॉइंट ध्यान रखने हैं। एक तो है वायसराय के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? लिन लिथगो का। तो ये आपने ध्यान रखना है। और नेक्स्ट ध्यान रखना है, लिन लिथगो ने गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक ब्लैकमेल कहा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये, लिन लिथगो ने गांधी के आंदोलनों को क्या कहा है? राजनीतिक ब्लैकमेल कहा है। नेक्स्ट है लॉर्ड वेवेल, जिनका कार्यकाल 1943 से 1947 तक रहा। तो दोस्तों इनके कार्यकाल में सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो दोस्तों ये पूछ लेते हैं, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1946 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद ध्यान रखना है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन हुआ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 में। इसके बाद चलते हैं माउंटबेटन नेक्स्ट हमारे, जिनका कार्यकाल 1947 से 1948 तक ही रहा। तो दोस्तों 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना द्वारा भारत के बंटवारे की घोषणा की गई। तो ये पूछ लेंगे आपसे, भारत के बंटवारे की घोषणा किसके कार्यकाल में की गई? माउंटबेटन के कार्यकाल में। और किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। इसके बाद ध्यान रखना है, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद हो गया था और माउंटबेटन जो है 1948 तक गवर्नर जनरल थे। तो ये ध्यान रखना है, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। नेक्स्ट दोस्तों हमारे सी राजगोपालाचारी, जिनका कार्यकाल 1948 से 1950 तक रहा। दोस्तों यह प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों सी राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने थे। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था और 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के प्रथम राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि इससे बाहर जो है कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, गवर्नर जनरल हो या वायसराय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।